हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ क्लास 11th के सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी इस लेक्चर में बात करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। Avogadro's hypothesis क्या कहती है Avogadro hypothesis? एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर की सेम कंडीशंस में इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैविंग इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर गैसेज के इक्वल वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इक्वल प्रेजेंट होते हैं। दिस इज कॉल्ड अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। इसको अवोगाड्रो हाइपोथेसिस कहते हैं। एक मेरे पास कंटेनर है जिसके अंदर मैंने ओजोन गैस ली हुई है, एक मेरे पास कंटेनर है जिसके अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस ले रखी है, एक कंटेनर है जिसके अंदर मैंने हीलियम गैस ले ली, एक कंटेनर है जिसके अंदर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली, CO2। इसका टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, इसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इसका टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम और इसका भी टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, ये सभी सेम है। मीन्स सेम टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की कंडीशन से। मैं एटोमिसिटी की बात करूँ तो एटोमिसिटी, व्हाट इज एटोमिसिटी? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। 3 होगी ओजोन की, हाइड्रोजन की 2 होगी, हीलियम की एटोमिसिटी 1 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड गैस है जिसकी एटोमिसिटी भी कितनी होगी? 3 होगी। मीन्स एटोमिसिटी डिफरेंट है, फिर भी अवोगाड्रो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर इक्वल वॉल्यूम, अगर सभी गैसों का वॉल्यूम क्या ले लिया जाए, इक्वल ले लिया जाए, तो इनके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस जो होंगे वो इक्वल होंगे। मान लिया इसके अंदर 1000 पार्टिकल है तो इसमें भी 1000 पार्टिकल होंगे, इसमें भी 1000 पार्टिकल होंगे, इसमें भी 1000 पार्टिकल होंगे। ये एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 3 एटम्स है, ये एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 2 एटम्स प्रेजेंट है। हीलियम मोनो एटॉमिक या यूनी एटॉमिक गैस है, बिकॉज ये इनर्ट गैस होती है, रिएक्ट नहीं करते आपस में, तो इसका जो मॉलिक्यूल है वो यूनी एटॉमिक मॉलिक्यूल ही माना जाता है। और ये कंपाउंड गैस है जिसके अंदर एटोमिसिटी तो 3 है लेकिन कंपाउंड की फॉर्म में। तो अगर वॉल्यूम इक्वल है, टेम्परेचर इक्वल है, प्रेशर इक्वल है, तो इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल रहेंगे। दिस इज अवोगाड्रो हाइपोथेसिस। अब मैं बात कर रहा हूँ टेम्परेचर और प्रेशर की। एक अपने पास टेम्परेचर होता है STP और एक होता है NTP। व्हाट इज STP? STP इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, and what is NTP? Normal temperature and pressure। इनको भी यहाँ पर क्लियर करना जरूरी है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है गैसेज के लिए वो इन्हीं कंडीशंस के अंदर दी जाती है। और एक चीज और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस है इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेज। ये केवल गैसेज के लिए एप्लीकेबल है कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में अगर गैसेज का वॉल्यूम इक्वल है तो उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। नाउ स्टैंडर्ड टेम्परेचर और नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर में क्या डिफरेंस है? जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो आपके पास कितना हो सकता है? 25 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। 25 डिग्री सेल्सियस होगा तो उसको केल्विन में 298 केल्विन लिख देंगे, और अगर 0 डिग्री सेल्सियस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको 273 केल्विन लिख देंगे। इसी तरह से जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री का मतलब है 273 केल्विन। अगर मैं स्टैंडर्ड प्रेशर की बात करूं तो स्टैंडर्ड जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है,
और अगर मैं नॉर्मल प्रेशर की बात करूं तो नॉर्मल जो प्रेशर होता है वो 1 बार प्रेशर होता है। बार और एटमॉस्फेयर प्रेशर की यूनिट होती है। अभी इनको डिस्क्राइब करेंगे किस तरह से। जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है 760 mmHg, मिलीमीटर ऑफ Hg, या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और इसको 760 टॉर भी लिखा जाता है, TOOR। इसी तरह से जो 1 बार प्रेशर होता है, 1 बार प्रेशर इज इक्वल टू 750 mmHg के बराबर होता है। 750 मिलीमीटर ऑफ Hg या 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और इसको 750 टॉर भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार। मान लिया अपने पास एक ट्यूब है और इस ट्यूब में मैंने 1 से और कितने तक की मार्किंग है, 100 सेंटीमीटर तक की मार्किंग है। इसमें मैंने मरकरी को फिल कर दिया। मरकरी फिल किया कहाँ तक, मैंने 76 सेंटीमीटर तक मरकरी को फिल कर दिया। अब ये जो 76 सेंटीमीटर मरकरी इस सरफेस पर प्रेशर डालेगा, दैट प्रेशर विल बी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मरकरी के टर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ कि 76 सेंटीमीटर अगर मरकरी हमने इसके अंदर फिल कर दिया, तो ये जो 76 सेंटीमीटर मरकरी यहाँ पर इस सरफेस पर जो प्रेशर डालेगा, दैट विल बी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिमिलरली अगर हमने इसके अंदर 75 सेंटीमीटर तक मरकरी को फिल किया है, तो वो जो प्रेशर बनेगा, जो ये प्रेशर यहाँ पर डालेगा इस सरफेस पर, वो कितना होगा 1 बार प्रेशर। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं मरकरी की टर्म में, कि अगर मरकरी को एक ट्यूब में भर करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशन में 76 सेंटीमीटर और बार की कंडीशन में 75 सेंटीमीटर अगर भर दिया जाए, तो वो अपने सरफेस पर कितना प्रेशर डालेगा, दैट विल बी एटमॉस्फेरिक और बार प्रेशर। अब एटमॉस्फेयर और बार में क्या रिलेशन होता है, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू होता है 76 डिवाइडेड बाई 75 बार, दिस इज इक्वल टू 1.013 बार, और 1 बार इज इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल। इसको PA भी लिख देते हैं। इसका मतलब 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ये सब रिलेशंस हमें यूज करने पड़ेंगे कैलकुलेशंस के लिए आगे, मॉल कंसेप्ट पे भी, और गैसेस के लिए जो जितनी भी कैलकुलेशन करते हैं उन सभी के अंदर हमें इसको कंसीडर करना पड़ता है। तो ये कंडीशंस है टेम्परेचर और प्रेशर की। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल प्रेशर क्या होता है, STP और NTP। जनरली जो गैसेज हैं उनके लिए STP और NTP कंडीशंस को लगभग इक्वल मान लिया जाता है। क्यों? क्योंकि गैसेज के लिए STP और NTP पर बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। आपने देखा एक 760 mmHg और एक 750 mmHg है। तो STP और तो क्या लिख सकते हैं NTP, इसको कलेक्टिवली SATP भी लिखा जा सकता है। SATP स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशंस हैं, इन दोनों को कलेक्टिवली लिख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन इनके अंदर नहीं आएगा गैसेज के लिए। यहाँ पर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है, उसमें हमने 0 डिग्री लिया, 25 डिग्री लिया, यहाँ पर कितना है 20 डिग्री है। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आते हैं कैलकुलेशंस में। जब आप आइडियल गैसेज पढ़ेंगे तो आइडियल गैसेज से आपको पता चलेगा, वहाँ पर जब हम कैलकुलेशन करते हैं मोलर वॉल्यूम किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये आपके पास अवोगाड्रोज हाइपोथेसिस उसका स्टेटमेंट था। अब इसको अप्लाई किस तरह से करते हैं। सबसे पहला जो एप्लीकेशन है इसका वो है, एक तो आपके पास वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास में क्या रिलेशन होता है। 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर्स होता है, वो भी इसी से डिस्क्राइब किया जाता है।
एक आपके पास अवोगाड्रोस नंबर की जो वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23 वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो मैं सबसे पहले लेकर के चल रहा हूं रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड ये जनरली गैसेज के लिए दिया जाता है, लेकिन एक चीज यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं, ये दूसरे सब्सटेंसेस के लिए भी दिया जा सकता है अगर हम उस सब्सटेंस को किस में ले जाएं, उसकी वेपर फेज के अंदर ले जाएं। तो ये केवल वेपर फेज में रिलेशन एप्लीकेबल होगा। रिलेशन क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूं। वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस और एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2, या इसको हम लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। इसको हम क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे कि या तो गैस के लिए हम बात करें तो गैस के लिए तो सीधा हम क्या, यही रिलेशन तो दोनों के लिए यही है। और अगर हम किसी और दूसरे सब्सटेंस की बात करें तो सिर्फ हम उसकी वेपर स्टेट में बात करेंगे, लिक्विड या सॉलिड स्टेट में बात नहीं करेंगे। और ये जो रिलेशन दिया गया है यहाँ पर इंपॉर्टेंटली ये भी आपको समझना है कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज केस ऑफ हाइड्रोजन। जब हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इसको डिफाइन कर रहे हैं तब 2 इंटू वेपर डेंसिटी। हाइड्रोजन के अलावा दूसरी गैसेज से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर हीलियम का केस लेंगे तो बिकॉज हीलियम का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना होता है, 4 होता है, तो उसके केस में 4 इंटू वेपर डेंसिटी हो जाएगा। अभी बात करेंगे इसकी। तो क्या होती है वेपर डेंसिटी, क्या होती है वेपर डेंसिटी, इट इज the ratio of mass of gas and mass of hydrogen gas at same temperature and pressure। जिस गैस के लिए हम मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी में रिलेशन निकाल रहे हैं, उस गैस का मास डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन गैस का मास एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी वेपर डेंसिटी। अगर हम गैस का जो मास है, मास ऑफ V वॉल्यूम ऑफ गैस और मास ऑफ V वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको अगर हम क्या करें, कंपेयर करें या इसका रेशियो निकालें तो किस तरह से जो अवोगाड्रो हाइपोथेसिस है उसको यूज करेंगे। देखिए गैस का भी मैंने वॉल्यूम V लिया है और हाइड्रोजन का भी वॉल्यूम V लिया है, और डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी है वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ V वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ V वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। अभी हमने पढ़ा है अवोगाड्रो हाइपोथेसिस में अगर वॉल्यूम इक्वल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैंने इसमें मान लिया कितने मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स मान लिया, n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन H2 गैस। इफ n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 मान लिया, यानी 1 मॉलिक्यूल मान लिया मैंने, तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन।
और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 2 होता है। तो अब यहां पर हम रिलेशन लिख देंगे क्या कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज, जिसका हम निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आपके पास आ गया 2 इंटू वेपर डेंसिटी, जो हमें निकालना था, जो हमें प्रूव करना था। वापिस बता रहा हूं मैं, अगर हम गैस के V वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम V लें तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम भी हम कितना लेंगे, V लेंगे। दोनों के सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहेंगे। हमने n को 1 मान लिया, 1 मॉलिक्यूल का मास, और हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल का मास जो है वो कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास 2 होता है। तो नीचे जब 2 रखेंगे तो अपने पास रिलेशन आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब ये तो था हाइड्रोजन के केस में। अगर मैं मान लो इसको हीलियम के केस में डिफाइन करना चाहूं तो डिफाइन करूंगा हीलियम के केस में, उस टाइम क्या होगा, यहाँ पर 2 की जगह क्या आ जाएगा, क्योंकि हीलियम के एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो कितना होता है, 4 ग्राम होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। तो 4 इंटू वेपर डेंसिटी, यानी जो हीलियम है उसके केस में वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं ऑक्सीजन के केस में डिफाइन करूं तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, 32 होता है। तो 32 मल्टीप्लाइड बाई वेपर डेंसिटी, देन वेपर डेंसिटी किसकी रहेगी, जिस गैस का हम मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करना चाह रहे हैं उसकी। तो 32 इंटू वेपर डेंसिटी, उसके केस में मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू हो जाएगा 32 इंटू वेपर डेंसिटी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट गैसेस के रिस्पेक्ट में भी हम डिफाइन कर सकते हैं। बिकॉज हाइड्रोजन जो है वो मॉलिक्यूलर मास उसका 2 होता है, तो इजी होता है कैलकुलेट करना, इसलिए हम हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में इसको डिफाइन करते हैं। दूसरा जो एप्लीकेशन है इसका वो क्या है कि एसटीपी पर 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर होता है। इसको भी हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ही क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, एनी गैस, कोई भी गैस ले सकते हैं, इज 22.4 लीटर एट एसटीपी। एसटीपी पर 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर होता है। इसको हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम डिफाइन करेंगे। जो मॉलिक्यूलर मास होता है हाइड्रोजन का वो कितना होता है, 2.016 होता है एग्जैक्टली जब हम लिखते हैं ग्राम्स में, और एक एटम का जो मास होता है वो 1.008 ग्राम होता है। तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास है 1 मोल का कितना होगा, 2.016 ग्राम। एंड मास ऑफ 1 लीटर ऑफ H2 इज इक्वल टू 0.09 ग्राम। ये कैलकुलेटेड मास होता है एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर। 1 लीटर हाइड्रोजन का जो मास है वो 0.09 ग्राम होता है, ये कैलकुलेटेड है। अब बिकॉज 0.09 ग्राम ऑफ H2 इज इक्वल टू आपके पास कितना होता है, 1 लीटर। कितने का मास है, 1 लीटर का, देयरफॉर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो कितना आएगा, 1/0.09 लीटर। और हमें मास किसका निकालना है, वॉल्यूम किसका निकालना है, 2.016 ग्राम। 1/0.09 मल्टीप्लाइड बाई 2.016 इज इक्वल टू आपके पास आता है 22.4 लीटर एट एसटीपी। ये सब एसटीपी कंडीशन पर चल रहा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर। एनटीपी भी लिख सकते हैं, एसटीपी भी लिख सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता। ये तो लीटर्स में है। अगर इसको मिलीलीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 22,400 मिलीलीटर, और क्या लिख सकते हैं, 22,400 क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, या सीसी लिख सकते हैं इसको। इस तरह से 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है उसको क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट जो आपके पास है वो है एवोगैड्रोज नंबर।
आप अच्छी तरह से सभी जानते हैं अवोगाड्रोस नंबर की जो वैल्यू होती है दिस इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स पर मोल। पार्टिकल्स पर मोल। पार्टिकल्स का मतलब यहाँ पर एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, कोई भी जो पार्टिकल्स गिवन पार्टिकल है वो। तो एक मोल क्वांटिटी में जितने कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एंड दैट इज नोन एज अवोगाड्रोस नंबर, जिसको Na भी लिखा जाता है। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? मास ऑफ 12 ग्राम मास ऑफ 1 मोल ऑफ C12 आइसोटोप। एटॉमिक मास में भी हमने इसको डिफाइन किया था कि एक मोल C12 आइसोटोप का जो मास होता है दिस इज इक्वल टू 12 ग्राम। ये कितना होता है? 12 ग्राम होता है। एंड मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप। C12 आइसोटोप के 1 एटम का मास जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से प्रैक्टिकली निकाला जाता है दैट इज इक्वल्स टू 1.9928 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम होता है। ये कैलकुलेटेड मास है, मैंने अपने पास से नहीं लिखा है, ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकाला गया मास है जो एक एटम का मास होता है। Therefore, number of particles अपने पास 1 मोल का मास दिया हुआ है। 1 मोल का मतलब इतने पार्टिकल्स का या जो भी पार्टिकल इसके अंदर प्रेजेंट है उनका मास दिया हुआ है और एक एटम का मास दिया हुआ है। अगर इस मास को एक एटम के मास से डिवाइड कर देंगे तो इसमें कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो आ जाएगा। तो 12 डिवाइडेड बाई 1.9928 इंटू 10⁻⁻23 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये जो नंबर आता है दिस इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स पर मोल। दिस इज नोन एज अवोगाड्रो नंबर। इस तरह से अवोगाड्रो नंबर को क्या किया जाता है? कैलकुलेट किया जाता है कि 1 मोल का जो मास है कार्बन 12 का वो 12 ग्राम होता है और 1 एटम का मास इतना होता है। तो जब 1 मोल के मास को एक एटम के मास से डिवाइड कर देंगे तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे, कितने पार्टिकल्स यूज होते हैं। ये जो कैलकुलेशन है इसको हम मोल कंसेप्ट में यूज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोल कंसेप्ट की ही बात करेंगे जो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है केमिस्ट्री में, मोल कंसेप्ट।